everyone, welcome back to my channel. So यार finally we are done with PYQs. हमारा वो खत्म हो गया है, ठीक है. And coming to the last topic of this chapter, which I have मैंने थोड़ा सा अलग सा पार्ट बनाया सिर्फ इसीलिए to help you understand better and to make you realize the importance of this very topic. ठीक है जी. So as you can see, I have picked up it from NCERT only, page number 101, and the topic is 8.5.10. That's nucleus, and I have divided nucleus into two parts. तो पहला पार्ट मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी, द सेकंड पार्ट वुड बी इन दी सेपरेट वीडियो. ओके, सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट अबाउट न्यूक्लियस. बिफोर वी स्टडी एनीथिंग, क्या था न्यूक्लियस, कहाँ पढ़ा था हमने, याद कीजिए. ऑल द टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेल. तो हम ये कह रहे थे कि सेल का एक कंट्रोलिंग पोर्शन होता है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस, द वन विच कंट्रोल्स दिस सेल, राइट. ऑल्सो डीएनए जैसी चीज जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, वो बेसिकली हमारा यहाँ पर मिलता है, एंड इट हेल्प्स इन पासिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम over the generations. ठीक है जी. So nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown as early as in 1831. तो कौन सा साइंटिस्ट ने हमारे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831. इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सो प्लीज साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा. वैसे तो ये क्लास 9th में भी बताया गया है, बट स्टिल फॉर योर रिवीजन वी हैव अगेन कवर्ड अप हियर, एंड एज वेल एज एनसीईआरटी ने भी दोबारा दिया है इसको. नेक्स्ट, लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज. यहाँ बेसिक का मतलब आम नहीं है, यहाँ बेसिक का मतलब वो बेसिक है जिसका पीएच वैल्यू रेंज करता है अबव 7. ठीक है, 7 to 14 के बीच में जो बेसिक चीजें आती हैं वो इस बेसिक की बात कर रहे हैं. करेक्ट. सो द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज, द वन व्हिच हैज बेसिक नेचर, एंड उस डाई का नाम क्या है? क्रोमैटिन. तो एक बेसिक डाई है विच इज क्रोमैटिन, जिससे हम न्यूक्लियस स्टेन कर सकते हैं, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट फ्लेमिंग. ओके, सो दिस इज आल्सो फैक्चुअल पोर्शन. देन इंटरफेज न्यूक्लियस. इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब है, याद करिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेल के दो फेजेस होते हैं. एक फेज वो जिसमें वो रेस्ट करता है और अपनी रेगुलर एक्टिविटीज करता है, और दूसरा फेज वो जिसमें वो डिवाइड करता है. ठीक है, रेस्टिंग एंड डिवाइडिंग फेज. तो रेस्टिंग फेज कौन सा है? जब सेल इज नॉट इन द डिविजन मोड, तो उस टाइम उसकी न्यूक्लियस को इंटरफेज न्यूक्लियस बोला जाता है. आई एम राइट नाउ नॉट एट ऑल बार्जिंग इन विद सेल साइकिल इन सेल डिविजन, ताकि मैं आपको इसीलिए कोई भी फेजेस का नाम नहीं ले रही, जस्ट नॉट टू कंफ्यूज यू, बिकॉज मैंने देखा है यूजुअली बच्चे मेटाफेज, इंटरफेज, इन सबके नाम सुनते ही कंफ्यूज होने लग जाते हैं. सो आई एम कीपिंग एवरीथिंग अपार्ट. सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है, द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, ऐसे न्यूक्लियस को हम इंटरफेज न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं. ठीक है जी. सो इंटरफेज न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन fibers called chromatin. There is a word used as the nucleoprotein because these thread-like structures which are present inside the nucleus are made up of nucleic acid and they are made up of proteins. So thus we are calling them as nucleoprotein fibers called as chromatin. इन धागों को जो हमेशा उलझे रहते हैं, the ones which are always entangled in the interphase nucleus. Remember, I am talking about the cell in resting stage. अभी डिवाइडिंग फेज की बात हो नहीं रही है, तो वहां पर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो बड़ा ही उलझे हुए तरीके से प्रेजेंट होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. कुछ धागों जैसी चीजें हमें दिखाई देती है जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं. ओके, एंड इट लाइज इन द न्यूक्लियर मैट्रिक्स. दैट मीन्स अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर के अंदर जो मैट्रिक्स है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, उस न्यूक्लियो मैट्रिक्स में ये क्रोमैटिन फाइबर्स पड़े होते हैं. दे आर लाइंग लाइक दिस in an entangled, extended and elaborated form. ठीक है, and one or more spherical bodies called as nucleoli, और singular में nucleolus. That means there are some other structures also in this matrix which are called as nucleolus. Okay जी, ये न्यूक्लियोलस की कोई बाउंड्री नहीं होती. दे आर ऑल्सो मर्ज्ड विद द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ओनली, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, इस न्यूक्लियर की डबल मेम्ब्रेन होती है. वी हैव अ डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. करेक्ट. सो आई होप आपको ये वाली लाइंस क्लियरली समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. दैट मीन्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये सेल इनटू द सेल के ऑर्गेनेली के भी अंदर का स्ट्रक्चर है. सो दिस कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ एनी XYZ माइक्रोस्कोप. इसके लिए हमें प्रॉपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है.
It has revealed that the nuclear envelope, what is nuclear envelope? This, ये जो मैंने डबल लेयर मेम्ब्रेन बनाई है इसे ही न्यूक्लियर एनवेलप बोला गया है. The nuclear envelope which consists of two parallel membranes. देखी ना हमने दो मेम्ब्रेन है, ये वाली, I am marking it with the blue one, ये वाली मेम्ब्रेन एक ये वाली मेम्ब्रेन. So दो मेम्ब्रेन्स है with two parallel membranes with a space between them. उनके बीच में खाली जगह है, means this space, ये स्पेस की बात कर रहे हैं वो, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 10 to 50 नैनोमीटर्स के आसपास है. एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस. तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस. इस स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जाना जाता है. फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. वो एक बैरियर फॉर्म करता है चीजों के बीच में ट्रांसफर के लिए. ठीक है, और कौन सी चीजों के बीच में ट्रांसफर? क्योंकि बाहर हमारा साइटोप्लाज्म है, अंदर हमारा न्यूक्लियस है ना, तो इसके बीच में जो चीजें अंदर बाहर आती जाती है उसका ये बैरियर फॉर्म करता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस. दैट इज व्हाट दे मेंट बाय दिस पैराग्राफ. सो दस क्लियर कि न्यूक्लियर एनवेलप में दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में स्पेस है जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, जो बेसिकली बैरियर फॉर्म करता है सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में चीजें अंदर बाहर करने का. वेरी लॉजिकल, वेरी इजी. देन the outer membrane of the nucleus usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome in it. जब भी मैंने आज तक सेल बनाया है मैंने हमेशा ऑर्गेनेलीज इस तरीके से बनाई है. इफ यू हैड नोटिस्ड, ये सेंटर में न्यूक्लियस बनाया मैंने, डबल मेम्ब्रेन, और इसके साथ मैंने हमेशा एडजॉइनिंग ईआर बनाया है. इफ यू मस्ट हैव सीन केयरफुली. ठीक है जी. तो जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है इट इज यूजुअली कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, बिकॉज वी हैव इट्स पार्ट कॉल्ड आरईआर जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. करेक्ट. सो आउटर मेम्ब्रेन पे मोस्टली ईआर के साथ कंटिन्यूटी है और उस पे राइबोसोम्स देखे जाते हैं. नेक्स्ट. At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by fusion of two membranes. ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने कैसे बनाया है. Ideally, I was, supposed to make it like this, the nuclear membrane. But when I drew it in the cell, मैंने कैसे बनाया? I formed it like this. तो होता क्या है कि ये बीच में से कुछ गैप्स आ जाते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ कॉर्नर से फ्यूज कर जाती है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये गैप्स, इनको क्या बोलते हैं? दीज गैप्स आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स. इन गैप्स को न्यूक्लियस पोर्स कहा जाता है. न्यूक्लियर पोर जिससे चीजें अंदर बाहर न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में इजीली कन्वीनियंटली आ जा सके. ठीक है, इनके बीच की स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा है, ये भी ये काम करती है. करेक्ट. So it's interrupted by minute pores जो membrane fuse होने से बन जाते हैं. Next, these nuclear pores are passages through which movement of RNA, protein molecules takes place in both the directions between nucleus and cytoplasm. Now you must be talking or thinking about RNA. तो let me tell you कि जो हमने न्यूक्लियोलस सेल के अंदर बनाया था स्पेसिफिक डायग्राम में, this one, I drew न्यूक्लियोलस है. इस न्यूक्लियोलस का मेजर काम होता है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है. जो आरएनए हमारा राइबोसोम्स के अंदर मिलेगा, जो प्रोटीन्स के ट्रांसलेशन में काम आएगा. मुश्किल वर्ड्स अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो लीव इट. सिंपल इतनी बात ध्यान रखना कि राइबोसोमल आरएनए हमारा राइबोसोम्स में जाता है और वहां कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन वो राइबोसोम्स तक पहुंचता कैसे है? क्योंकि वो मैन्युफैक्चर होता है इस न्यूक्लियोलस के अंदर. तो दिस न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल आरआरएनए. ये आपको पॉइंट मार्क करके लिख लेना है अपने पास. सो दैट इज व्हाई ये न्यूक्लियर पोर्स यहाँ आरएनए और प्रोटीन को अंदर बाहर आने जाने में मदद करते हैं. प्रोटीन्स तो ऑलरेडी अंदर है ही है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. करेक्ट. लेकिन न्यूक्लिक एसिड सिर्फ डीएनए नहीं होता, आरएनए भी होता है. दैट्स व्हाट आई मेंट टू से. Normally there is only one nucleus per cell. Usually हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, but just variations in number of nuclei are also frequently observed. कि कभी-कभी देखा जाता है कि ज्यादा न्यूक्लियसेस भी एक सेल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल some mature cells even lack nucleus. कुछ mature cells में न्यूक्लियस होता भी नहीं है, जैसे कि अरिथरोसाइट्स, मतलब हमारे आरबीसीज, और कोई नहीं, हमारे रेड ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड के सेल्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता. एंड
सीव ट्यूब सेल्स और वैस्कुलर प्लांट्स। याद है वैस्कुलर प्लांट्स में एक स्ट्रक्चर होता है फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो वो फ्लोएम टिश्यू का एक सेल होता है जिसे सीव सेल कहते हैं, उस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सो दीज आर टू एक्सेप्शंस व्हिच एनसीईआरटी हैज मेंशन्ड जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, और उसके अंदर न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन लूजली पड़ा होता है। दिस आल्सो वी हैव कवर्ड। द न्यूक्लियोलाई आर spherical structures present in the nucleoplasm which help in formation of ribosomal rRNA. The content of nucleolus is continuous with the nucleoplasm and it is not a membrane bound structure. ये मैं सब ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं यहाँ पर, we have covered it here, कि ये इसी के साथ कंटिन्यूअस होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती दिस न्यूक्लियोलस, करेक्ट। और ये बिल्कुल हमारी न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ मर्ज्ड होता है। नेक्स्ट, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं एंड आई मस्ट टेल यू कि इतनी बार ये पीवाईक्यू रिपीटेड है कि आई कैन नॉट काउंट ऑन माय हैंड्स। सो प्लीज रिमेंबर कि हमारा राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। देन larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis. अब since हमारे न्यूक्लियोलस आरएनए बना रहे हैं, आरएनए से इनडायरेक्टली प्रोटीन्स बनता है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियोलाई अगर सेल में होंगे तो वो सेल ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हमने न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर, उसकी मेम्ब्रेन्स, उसके अंदर का मटेरियल किससे बना है, वो सब कुछ कवर अप कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द क्रोमोसोम्स, कि उसमें डीएनए क्या है, उसमें सेंट्रोमियर क्या है, कैसे उसके स्ट्रक्चर है, कितने टाइप का वो मिलता है, दैट ऑल वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बी विद मी। थैंक यू।